चल दो रे। चैप्टर का नाम है, सुनो, चैप्टर का नाम है लौट कर आऊंगा फिर। लौट कर आऊंगा फिर, जीवनानंद दास। ठीक है, राइटर नाम क्या है? जीवनानंद दास। बहुत आसान भाषा में है, तुरंत समझ में आएगा। कल का वीडियो देखे तो अजीब लगा, 6 मिनट का वीडियो था, 6 मिनट खत्म हो गया चैप्टर अनामिका वाला। वैसे ये 6 मिनट में देखा तो मजा आएगा। ठीक है, और जो आगे बैठे हो थोड़ा सा पैर संभाल कर रखना, ठंडी है। अगर दाग उग दी है तो जो चेते रहना। देखो रे, चैप्टर का नाम है चैप्टर का नाम क्या था? लौट कर आऊंगा फिर। राइटर है जीवनानंद दास। पढ़ते हैं जीवनानंद दास के बारे में क्या बोल रहे हैं। देखिए, कह रहा है कि बांग्ला है, बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक जीवनानंद दास। मतलब याद रखना, ये जो कवि है कहाँ का है? बांग्ला है। बांग्ला मतलब बंगाली, बंगाल के जो भी हो। इसका जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में। बहुत पुराने, मतलब बहुत पुराने जमाने का है ये आदमी। हुआ था। रविन्द्रनाथ के बाद बांग्ला साहित्य में आधुनिक काव्य आंदोलन को जिन लोगों ने योग्य नेतृत्व प्रदान किया है, उनमें सबसे अधिक प्रभावशाली एवं मौलिक कवि जीवनानंद दास है। पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर भी क्या था? बंगाली थे। वही ना गाए थे अमर सोनार बांग्ला। पता है? नहीं पता है? ये तो पता है, जनगण मन गाए थे वो, जनगण मन गाए थे। और ऊपर से वही गाए थे और अमर सोनार बांग्ला। और वही अमर सोनार बांग्ला लिखा था ना, वो क्या था? वो उसका है, क्या बोलते हैं, ये बांग्लादेश है ना? बांग्लादेश पता है? देश है। पता है देश है। ये एक दो बच्चा को पता है कि बांग्लादेश देश है। देख ना, तब ना पता चले। हाँ, तुम सब सच मुंह से ठंडा, मुंह ठंडा में क्या ठंड जब हाल ठंडी में मुंह नहीं चलता है कि छोड़ दे। क्लास में अगर टीचर चल जाए तब देखो कितना हल्ला होगा, हो तब ठंडा ना है। कुछ ना कुछ चलवे करेगा। अभी ठंडा लेकिन है, बोले ठंडा, काम का बात में ठंडा है। ठीक है, कह रहा क्या है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद अगर किसी का अति था, मतलब स्थान है, तो ये जीवनानंद दास का है। आगे कह इन कवियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में था रविन्द्रनाथ का स्वच्छंदतावादी काव्य। देखो, कह रहा कि सबसे ज्यादा अगर चुनौती था तो जैसे लिखे गए, रविन्द्रनाथ टैगोर एक अच्छे कवि के रूप में जाने जाते हैं। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे थे वो सबसे बड़ा अति था इसके लिए, वैसे हम कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, थोड़ा चुनौती था। जैसे मान लो कोई आदमी तुमसे पहले मान लो कि कुछ अच्छा एग्जाम देकर अच्छा नंबर दे दिया, अच्छा लाया नंबर, अब तुमको कहना है कि उससे हमको अच्छा करना है, तो मतलब बहुत बड़ा चुनौती है ना। तो बहुत बहुत मेहनत करके तब इसे हासिल करोगे। वही बात यहाँ कर रहे हैं। आगे कह रहा कि स्वच्छंदतावाद से अलग हटकर कविता की नई यथार्थवादी भूमि तलाश करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। इस कार्य में अग्रणी भूमिका जीवनानंद दास की है। मतलब कह रहा कि अगर बात करें कि स्वच्छंदतावाद को, मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे लिखे थे उसको छोड़कर अगर अलग लिखना, तो उसमें जीवनानंद दास सबसे क्या थे? महत्वपूर्ण थे, यही लिखे। उन्होंने बंगाल के जीवन में रच बस कर उनकी जड़ों को पहचाना और उसे अपनी कविता के रूप में छोड़ दिया। मतलब वहाँ रहे, चूंकि बंगाली थे तो बंगाल में रह करके पूरा देखा कैसा था, उसी को देख करके ये लिखे भी। आगे देखिए, करा कि उन्होंने भाषा, भाव एवं दृष्टिकोण में नई शैली, सोच एवं जीवन दृष्टि को प्रतिष्ठित किया। मतलब बहुत सारा चीज़ क्या सोचा, मतलब उसको देख करके उसको लिखा, कैसे जीवन रहता था, क्या रहता था, उस सब चीज़ के बारे में जीवनानंद दास लिखे। करा सिर्फ 55 साल की उम्र में, याद रखना, सिर्फ कितना साल में? 55 साल की उम्र में जीवनानंद दास का निधन एक मर्मार्थ दुर्घटना हो, मतलब एक दुर्घटना में, बस सिर्फ 55 साल के थे और इसका क्या हो गया? मतलब मौत हो गई। आगे सन 1954 में हुआ था, इसका मृत्यु 54 हुआ था। करा कि तब तक उनके सिर्फ 6 काव्य संकलित मतलब प्रकाशित हुए थे। झरा पालक, धूसर पांडुलिपि, बनलता सेन, ये पूछा हुआ है, बहुत बार पूछा बनलता सेन के बारे में। बनलता सेन, महापृथ्वी, 7 टी तदार तिमिर और जीवनानंद दासेर श्रेष्ठ कविता। उनके अन्य काव्य संकलन रूपसी बांग्ला, बेला अबेला कालबेला, मानविगम और आलोकक पृथ्वी निधन के बाद प्रकाशित हुए। मतलब कह रहा है कि निधन के बाद कुछ हो जाए, चाहता जो लास्ट में लिखे ना, जिस देखो हम कुछ लिख लिए, मान लो
और हो सकता है किसी वजह से किसी दुर्घटना हो गई। अब दुर्घटना को देखा कब क्या हो जाए, ठीक है। तो एक करा लिखा हुआ था, लेकिन उसकी दुर्घटना के बाद प्रकाशित हुआ ये सब किताब, लास्ट में लिखा। आगे, उनके निधन के बाद लगभग 100 कहानी और 13 उपन्यास प्रकाशित हुआ। जब निधन हो गया, जब मृत्यु हो गया, तो मृत्यु के बाद कितना 100, सोचो 100 कहानी था, और 100 कहानी और कितना 13 को उपन्यास ये प्रकाशित हुआ। आगे करा कि बनलता सेन काव्य ग्रंथ की बनलता सेन शीर्षक कविता को प्रबुद्ध आलोचक द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम कविता, प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। मतलब कह रहा है कि रविन्द्रनाथ के बाद जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी लिखे थे उसके बाद का सबसे श्रेष्ठ प्रेम कविता कहा गया इसको, बनलता सेन को। वस्तुतः यह कविता बहुआयामी भाव व्यंजना का उत्कृष्ट उदाहरण है। निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा बनलता सेन को 1954 ईस्वी में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, उसको ऊपर नीचे क्लास हो रहा है, नीचे क्लास रखो लो उसको। सब खेल रहे हैं। चलो देखो अब इसके ऊपर है नहीं बता रहे, वो इंसान है ना अजय वाला अपना जो घुघरा बैठे ना। हाँ तो देखो इसके बारे में लौट कर आऊंगा। फिर इसमें क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। इसमें करा कि यहाँ नीचे क्लास नहीं चल रहा तुम्हारा, वो क्लास में अमी से पढ़ा रहे हैं। क्लास में हटाना तुम सब नटी क्या तो बच्चे हैं, सर्जियो है तो तुम बाहर क्या कर रही है। चलो देखो रे इसका बारे में लास्ट लौट कर आऊंगा। फिर इसके बारे में बोला इसमें करा कि यहाँ समकालीन हिंदी कवि प्रयाग शुक्ल द्वारा भाषांतरित। अब देखो चूंकि हम जानते हैं कि जीवनानंद दास तो बंगाली लिखेंगे, किस भाषा में लिखेंगे, बंगाली में लिखेंगे, और बंगाली में ही लिखे थे, उसको हिंदी में रूपांतरण किया, उसका नाम याद रखना प्रयाग शुक्ल। किसने किया था? प्रयाग शुक्ल। याद करो शुरू जब पहला हम पढ़ रहे थे, वो पहला कौन सा था? नहीं रे, पहला चैप्टर ललित सिंह यादव जो किया था भाषा, फिर मैक्स मुनर वाला भी किया था द्विवेदी जी। तो वही सब इसी तरह यहाँ भी क्या है कि यहाँ पर भी प्रयाग शुक्ल के द्वारा इसका भाषा मतलब हिंदी किया गया है। आगे भाषांतरित जीवनानंद दास की कविता प्रस्तुत है। यह कवि की अत्यंत लोकप्रिय और बहुप्रचारित कविता है। यह क्या है? लोकप्रिय, बहुत सारा प्रचार किया गया कविता में कवि का अपना मातृभूमि तथा परिवेश से उत्कट प्रेम अभिव्यक्त होता है। मतलब कारक इस कविता में तुमको देखेगा, जैसे मान लो अपने ऐसे भी अपने देश से सबको प्यार होता है, अपना राज्य से सबको प्यार होता है, अपना भूमि यहाँ तक अपना जमीन अपना भूमि से घर से भी बहुत प्यार होता है। वही बात यहाँ कह रहा है कि वो अपना अति से राज्य से बहुत प्यार करता था, उसी के बारे में से लिखा गया है। बंगाल अपने नैसर्गिक सम्मोहन के साथ चुनिंदा चित्रों के संकेतन रूप से कविता में विनस्त है। इस नश्वर जीवन के बाद भी इसी बंगाल में एक बार फिर आने के लालसा मातृभूमि के प्रति कवि के प्रेम की एक मोहक भंगिमा के रूप में सामने आता है। मतलब कह रहा है कि इसमें ये जो कवि है, कवि चाहते हैं कि हम फिर से लौट कर कहाँ आया, बंगाल में ही पैदा हुए। हमको अगर पैदा फिर से मिले तो हम किस में? बंगाल में, चाहे कोनो रूप में हुए, चाहे इंसान कुछ भी हो, लेकिन बंगाल में हो। पढ़ते हैं, बहुत अच्छा कविता है। चलिए देखिए, चैप्टर नाम है लौट कर आऊँगा फिर। करा कि खेत है जहाँ धान है, धान के बहती नदी। करा खेत जहाँ पर है, किसकी खेत है? धान की, और बहती नदी के किनारे फिर आऊँगा लौट कर। मतलब अगर खेत है धान के और उस बहती नदी के किनारे फिर लौट कर आऊँगा एक दिन बंगाल में। सिंपल लाइन बोला कि अब जहाँ नदी एक खेत है, धान की खेत है, हम लौट कर वहीं पर एक बार फिर आएंगे एक दिन फिर बंगाल में। नहीं शायद होऊंगा मनुष्य तब होऊंगा अवाबिल। मतलब अगर हो सकता है कि तब हम मनुष्य नहीं हो सकता हम अवाबिल हो। अवाबिल पक्षी है, पता है अवाबिल पक्षी? अवाबिल पक्षी सबसे छोटा पक्षी होता है, बहुत छोटा, ठीक है ना। तो वही कह रहा कि होऊंगा अवाबिल या फिर कौवा उस भोर का, फूटेगी नई धान की फसल पर जो कोहरे के पालने से कटहल की छाया तक भरता पेंग। मतलब कह रहा हो सकता है अगर मान लो या इंसान होगा या फिर क्या हो जाऊंगा, कौवा होऊंगा, कौवा है ना, या कौवा। और फिर क्या रहा कि फूटेगी नई धान की फसल, जब ठंडी आता है ना, धान जैसे अब तो दूसरा धान पहले काट लेते हैं, असल में धान काटने तो वही नवंबर दिसंबर होता है, असल में काटा जाता है। तो वही कह रहा है कि जब ठंडी होगी और उस पर ओस होगा, फूटेगी नई धान की फसल पर जो कोहरे के पालने से, कोहरा मतलब ओस, वही
कोहरे पालने से कटहल की छाया तक भरता पेंग आऊँगा एक दिन। मतलब कह रहा कि हम एक दिन जरूर आएंगे, चाहे तो अबाबिल बन करके या तो कौवा बन करके, लेकिन कहाँ पर आएंगे? बंगाल में ही। ठीक है, आगे ये पूछा कि सब्जेक्ट में याद रखना कि ये लौट कर आऊँगा, फिर मैं राइटर क्या क्या बनने की बात कही है। कौवा समझ गया, अबाबिल आइए गया, और भी आएगा आगे चल के। आगे कर बनकर शायद हंस, अब क्या बनेगा? हंस। बनकर शायद हंस मैं किसी किशोरी का, मैं क्या बनूंगा? हंस किसी किशोरी का, घुंघरू लाल लाल पैरों में तैरता रहूंगा बस दिन भर पानी में। मतलब हंस बन के क्या करेंगे? दिन भर वहाँ पर पानी में तैरते रहेंगे। वही राइटर बोल रहे हैं। पानी में गंध जहाँ होगी कि भरी, गंध होगी ही भरी घास की आऊँगा मैं। मतलब कह रहा है मैं फिर भी आऊँगा। हंस बनकर पानी में खेलते तैरते रहेंगे, लेकिन आऊँगा फिर। आगे नदियाँ मैदान बंगाल के बुलाएंगे, मैं आऊँगा। और कह रहा कि चाहे नदियाँ हो या मैदान हो बंगाल के, वो मुझे बुलाएंगे और मैं फिर से आऊँगा फिर। आगे जिसे नदी धोती ही रहती है पानी से इसी हरे सजल किनारे पर। मतलब कह रहा है जो नदी किनारा को हमेशा धोते रहती है। मतलब ये है कि जब पहल आता है तो क्या होता है? पानी ऊपर आता है, फिर नीचे आता नहीं जाता है। तो इसे कह रहा है कि यहाँ पर कि क्या करता है कि नदी धोती रहती है पानी से, किसको? किनारे को। वही लौट के आऊँगा फिर। खरा शायद तुम देखोगे शाम के हवा के साथ उड़ते एक उल्लू को। खरा हो सकता है तुम क्या करोगे? शाम में एक उल्लू को देखोगे उड़ते, क्योंकि उल्लू शाम में उड़ता है, दिन में तो उड़ेगा नहीं। उल्लू दिन में उड़ता है क्या? उल्लू तो रात में उड़ता है। वही कह रहा उड़ते एक उल्लू को शायद तुम सुनोगे कपास के पेड़ पर उसकी बोली, उल्लू की बोली सुनोगे। आगे घासली जमीन पर फेंकेगा मुट्ठी भर भर चावल। और कह रहा है कि हो सकता है कि किसी जमीन पर, घास वाला जमीन पर क्या करेंगे? मुट्ठी भर चावल। धान नहीं फेंकते हम अथी पक्षी के लिए, भर भर चावल। शायद कोई बच्चा उबले हुए, मतलब हो सकता है उबला हुआ चावल। जिस मान लो चावल अगर चावल जैसे बच जाता है तो उसको क्या करते हैं? मुर्गी के लिए नहीं देते, मुर्गी हो या फिर कौवा के लिए फेंक देते हैं। ठीक है ना, या अपना अगर गाय भैंस है तो उसको खिलाते हैं, लेकिन यहाँ बोला है उसको फेंकेगा बच्चा सब। उबले हुए देखोगे रूपसा के गंदले से पानी में नाव लिए जाते एक लड़के को, उड़ते फट्टे पाल की नाव। मतलब बहुत सारा बात बोला, या हो सकता है उल्लू बनेंगे, या फिर हो सकता है वो बच्चा ही हम हो, लेकिन हैं होंगे। आगे लौटते होंगे रंगीन बादलों के बीच सारस। कहा हो सकता है उधर से, मतलब क्या होता है सारस? मतलब यहाँ बोगला समझो, सारस अलग होता है, लेकिन बोगला जैसे बोगला अगर शाम में देखोगे, अभी शाम देखोगे ना तो शाम में सब बोगला सब अपना घर नहीं वापस आते हैं। वही कह रहा है कि लौटते रंगीन बादलों के बीच सारस, अंधेरे में होऊंगा मैं उन्हीं के बीच में देखना। मतलब मैं उन्हीं के बीच में होऊंगा, तुम क्या करना? उसमें देखना कहाँ, मैं भी क्या करूँगा? उसी में होऊंगा। हो गया चैप्टर खत्म। और है इसमें